दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहानी सुनने के बाद आप सब्सक्राइब करने की हालत में नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अभी अंधेरा हुआ नहीं था, पर होने की फिराक में था। शहर भर में टिमटिमाते हुए लाइट जल चुके थे। कुछ बीच बीच में मिचमिच भी कर रहे थे। वो छोटे छोटे पीले सूरज गाड़ी के अंदर से कब से दीनानाथ देखे जा रहे थे, जो उस भाड़े की गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अब तक कभी शहर ना देखा था। उनके गांव में बिजली तो थी नहीं, इसलिए टीवी का पत्ता अपने आप ही कट हो गया था। नहीं तो टीवी पर वो शहर देख ही लेते। वो मरने तक कभी शहर में कदम ही ना रखते। वैसा काम ही ना पड़ा उन्हें कभी, पर एक कारण अपने आप ही बन गया था जो उन्हें घसीटते हुए शहर ले आया था। वो कारण ये था कि अब उनकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। गांव के घर में वो अकेले ही रहते। दिन में तो इतना कुछ नहीं लगता, लेकिन रात को अकेलापन उनके बिस्तर पर आकर बैठ जाता। बड़ी ही भद्दी और पैनी शक्ल थी उस अकेलेपन की, जो रोज रात उनके सर के पास आकर बैठ जाता, फिर उन्हें घूरता रहता, जिस कारण उनकी नींद ही उड़ गई थी। रात के 3-3 बजे तक उनकी आंखें खुली की खुली ही रहती। उन्होंने एक दोस्त के हाथों से अपने इकलौते बेटे को पत्र भेजा, जो शहर में जॉब करता था। अभी हाल ही में उसे वो जॉब लगी थी। वो एक इंजीनियर था, इसलिए उसे सैलरी बहुत ही कम मिलती थी। इतने कम पैसों में वो सिर्फ अपनी रोज की जरूरतें पूरी कर पा रहा था। उसे विदेश जाना था और वहां जॉब करनी थी, ताकि मोटी तगड़ी कमाई हो सके। उसका तो पासपोर्ट भी बनकर रेडी था। कुछ भी हो, उसे परदेश जाना था, मतलब जाना था। और इतने में उसके पिताजी दीनानाथ का खत उसे मिला था। खत में लिखा था कि मैं तेरे पास रहने आ रहा हूं, क्योंकि तू मेरे पास कभी यहां आकर रह ही नहीं सकता। ये पढ़कर तो उसके पावतले की जमीन ही खिसक गई थी। बात ही ऐसी थी, खत में आगे साफ लिखा था कि पिताजी ने गांव की सारी जमीन जायदाद वगैरह बेच दी है और वो उसके साथ रहने शहर आ रहे हैं। नीरज पूरी तरह से हिल ही गया था ये वाली बात पढ़कर। उसका अपना तो कोई एक ठिकाना न था। कभी इस दोस्त के फ्लैट में तो कभी उस दोस्त के फ्लैट में, ऐसे करते हुए वो अपने दिन काट रहा था। नीरज ने बाहर देश जॉब के लिए अप्लाई तो कर दिया था। अब बस उनकी कॉल आने का एक लंबा इंतजार वो कर रहा था। अब ऐसे में कॉल कभी भी आ सकती थी। उसने वहां सेटिंग ही ऐसी लगा रखी थी कि वो विदेशी कंपनी उसे कभी ना कह ही नहीं सकती थी। तो वो अपना खुद का फ्लैट भाड़े पर कैसे लेता? शहर में फ्लैट भाड़े पर लेने के लिए 11 महीने का करार करना पड़ता है, जिसमें नीरज अब बिल्कुल अटकना नहीं चाहता था। और ऐसे में पिताजी की नई जिम्मेदारी का भूत उसके कंधों पर आ बैठा था। उस भूत का मुंह कौवे जैसा था। नीरज को ऐसा लग रहा था कि ये जिम्मेदारी का भूत अपनी पैनी काली चोट से उसके भविष्य के सपने नोच नोच कर खा रहा है। लेकिन अब कमान से तीर निकल चुका था। अब कैसे भी करके पिताजी के लिए उसे एक फ्लैट का बंदोबस्त करना था। उसने अपने सभी कॉन्टैक्ट घुमाए, लेकिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसे एक ऐसा फ्लैट नहीं मिल रहा था जो बिल्कुल खाली हो, जिसमें कोई रहता ना हो, चाहे 1 आवर के ही क्यों ना हो। वो जिस वक्त में फंसा था, उस वक्त सब कुछ दौड़ने वाला था। पिताजी ने भेजे खत में उनके आने की जो तारीख थी, वही तारीख आज मोबाइल की स्क्रीन दिखा रही थी। लेकिन नीरज बच गया। उसके एक दोस्त ने नीरज के हाथ में किसी नामालूम फ्लैट की चाबी थमा दी। वैसे जिस दोस्त ने उसे चाबी दी थी, उसको तो वो ठीक से जानता भी नहीं था। वो तो उसके दोस्त का दोस्त था, पर जिस दोस्त को वो जानता था,
उस दोस्त ने उसे बताया कि वो फ्लैट ठीक नहीं है। अलग अलग प्रकार उस फ्लैट में दिन में भी होते हैं। वो जगह हंटेड है तो ज्यादा दिन वहां मत रुक, वहां एक पिशाच। ऐसा वो बोलने ही वाला था कि नीरज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नीरज को बिल्कुल नहीं जानना था कि उस फ्लैट में क्या क्या है। उसके दिलों दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। कांच के भीतर से दीनानाथ उस टिमटिमाती हुई रोशनी को देखे जा रहे थे। सिवाय लालटेन के उन्होंने ऐसी रोशनी कभी देखी ही नहीं थी, लेकिन उनके दाऊजी ने देखी थी। दाऊजी तो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी यादें वो आज भी दीनानाथ जी के साथ चलती थीं। बड़ा ही कहानीबाज आदमी था दाऊजी। कितनी कहानियां थीं उसके पास, जानवरों की, खेतों की, जंगलों की, बहती हुई नदी की, कभी ना खत्म होने वाले नीले आकाश की। ढेर सारी कहानियां थीं। और हाँ, सितारों भरी रात में सफेद चांद को देखते हुए दाऊजी ने बताई हुई भूत खेतों की डरावनी कहानियां वो आज भी दीनानाथ नहीं भूल सकते थे। उन्हें तो आज भी याद थी उस पिशाच की कहानी, जिसका शरीर पानी में नहीं दिखता था और ना ही दिखा था। उस राजकुमारी के बड़े से आईने में जिस राजकुमारी से वो बेइंतहा प्यार करता था। वो कहानी सुनने के बाद दीनानाथ ने दाऊजी से पूछा था कि क्या सचमुच पिशाच होते हैं? तो दाऊजी ने कहा था कि हाँ, उनका अस्तित्व तो होता है। सुनसान जगह उनका डेरा होती है। और कहन जाना है आपको अंकल? सामने गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने पूछा। नारकी नाम की इमारत है, उसके पास हरा तालाब है, वही इमारत। बताया तो था ना तुम्हें बेटा, दीनानाथ ने इधर उधर देखते हुए कहा। और वो सुना नहीं था ना ठीक से बिल्डिंग का नाम ऐसन लिए पूछ लिया अंकल। गाड़ी चला रहे चालक ने कहा, जिसका नाम सुदीप था। पीछे बैठा हुआ उसके बाप जैसा आदमी उसकी जिम्मेदारी थी, जिसे सही पत्ते पर उसे पहुंचाना था। सुदीप आराम से गाड़ी चला रहा था, लेकिन रह रहकर उसे अपने बीवी की याद आ रही थी, जिस याद में चिंता घूम रही थी। अभी वो झोपड़ी में पड़ी खटाई पर दर्द से करार रही होगी। उसकी वो लाइलाज बीमारी आखिर कब तक ये सहना होगा उसे मुझे। और क्या सोच रहे हो बेटा? दीनानाथ ने पूछा। कुछ नहीं, घर घर में बीमारी और बहुत कुछ चलन रहा है, दिमाग में दौड़न रहा है चाचा जी। कौन है बीमार? हमार लुगाई और कौन? ध्यान तो तुम रख ही रहे हो बेटा उसका, लेकिन मरीज को समय पर समय देना भी उसे बहुत बड़ी राहत दिलाता है। एक जिम्मेदारी के धागे से उसके साथ हम बंधे हुए तो होते ही है, पर मरीज इतना ही नहीं चाहता। उसका शरीर तो बीमार होता ही है, साथ में होता है मन भी बहुत बीमार। उसे दवा से ज्यादा साथ चाहिए होता है किसी अपने का। और जिस तरह तुम चिंता कर रहे हो तो दिख ही रहा है कि किसी बहुत बड़ी बीमारी के साथ तुम जी रहे हो, ध्यान रखना। बोलकर दीनानाथ रुक गए। वो भी किसी सोच में डूब गए। सुदीप ने थोड़ा पीछे देखकर अपनी मुंडी सरीदाहा में मिलाई और आगे देखकर गाड़ी चलाने लगा। उसने 2 बार गाड़ी को मुड़ाकर नीचे मैप में देखा। मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा मैप उसे शहर की बाहर वाली बस्ती में लेकर जा रहा था। उस बस्ती के बारे में सुदीप ने बहुत कुछ सुनकर रखा था। वहां शहर जैसी ही बिल्डिंगें थी, लेकिन वो हिस्सा शहर से कुछ कटा हुआ सा था। उस बस्ती से लगकर ही बहुत घना जंगल था। उसकी भी कई कहानियां थीं। ज्यादातर टैक्सी वाले उस जगह का भाड़ा लेते ही नहीं थे। सुदीप ने आज अनजाने में वो भाड़ा ले लिया। उसे ठीक से मालूम नहीं था वो पता, यानी हरा तालाब, वो नारकी बिल्डिंग, इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। सुदीप कभी यहां ऐसा मेल आया ही नहीं था। उसे तो लगा कि शहर जहां खत्म हो रहा है उसके आसपास ही ये बिल्डिंग होगी। मैप ने उसे थोड़ा दगा दे ही दिया। स्क्रीन पर दिख रहा पॉइंट थोड़ा सा
आगे बढ़ा और उसे बाएं जाने के लिए कहने लगा। जहां वो कटी कटी सी बस्ती थी ठीक उसी दिशा में। चाचा, भाड़ा थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत आगे है आपका ठिकाना, और जाता भी नहीं, ना ज्यादा कोई एहन। देखो, भाड़ा मेरा बेटा दे देगा, उसकी चिंता मत करो तुम। पर तुम कह रहे हो हम जहां जा रहे हैं वहां कोई जाता नहीं है, क्यों? जाता नहीं है ऐसा कुछ नहीं है चाचा, जाता तो है पर ज्यादातर नहीं न जाता है कोई वहां, सुदीप मैप में देखते हुए बोला। क्या है कोई वहां, मतलब ऐसा वैसा कुछ, मतलब? हर नहीं नहीं चाचा, वहां तो अंधश्रद्धा रहती है, कुछ है नहीं वहां। लेकिन बातें फैली हैं ऐसी वैसी, वैसी ऐसी बातें हैं, सिर्फ बातों का क्या, वो फैलती ही है। उसका काम ही होता है फैलना, फैलना और बहुत फैलना। उसका क्या है? तुम कभी नहीं जाते हो ना उस जगह जहां हम जा रहे हैं। और चाचा जी, मेरा वहां पे न जाने का कारण उस जगह की बातें नहीं है। वो कहे ना कि वो जगह शहर से बहुत ही दूर पड़ती है। हाँ, अच्छा खासा भाड़ा तो मिल जाता है, पर लुगाई उसका क्या? अभी आपने भी तो कहा ना कि मरीज को समय देने की बहुत जरूरत होती है, तो उस वजह से ही दूर दूर का भाड़ा नहीं लेना मालूम होता है। हाँ, वो भी है, दीनानाथ कहते हुए कांच से बाहर देखने लगे। वो आपका बेटा काहे लेने नहीं आया बस इस स्टॉप पर? पता नहीं, कोई काम वाम में फंस गया होगा, लेकिन उसने लिखा था कि आज के दिन इसी समय पर वो इमारत के नीचे खड़ा रहेगा, हमें वो वही मिलेगा। उसे कोई काम था आज, कोई बहुत बड़ा काम, पता नहीं, कुछ भी ठीक से बताता नहीं है, वो सिर्फ लिखता है यहां यहां आ जाना, मैं आपको यहां यहां लेने के लिए आ जाऊंगा। अब बोलो, लिखता है मतलब क्या? वो आपसे मोबाइल पर बात नहीं करता? ये मोबाइल क्या होता है बेटा, और इस पर बात कैसे करते हैं? मतलब कुछ समझा नहीं मैं। ये बात सुदीप को अचरज की ही लगी। मतलब ये चाचा नहीं जानते हैं मोबाइल क्या होता है, ये